कहानी की शुरुआत से पहले कहानी के किरदारों को जानना जरूरी है। हमारी कहानी के किरदार: बैंक चीफ वेद प्रकाश मल्होत्रा, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरियन पीएन हक्सर, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, डेप्यूटी चीफ कैशियर राम प्रकाश बात्रा, लीड कैरेक्टर रुस्तम सोहराब नगरवाला, पूर्व सेना के कप्तान और खुफिया अधिकारी, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस टी के कश्यप, इंस्पेक्टर हरिदेव और ए.के. घोष। साल 1971। जी हाँ, ये वही साल है जब भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री ने आदरणीय इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ इस नारे के साथ भारी भरकम जीत हासिल की थी। इंदिरा जी का नेतृत्व निर्विवाद सिद्ध हुआ। संगठना कांग्रेस यानी मूल कांग्रेस का जड़ से सफाया हो गया, या यूं कहे कि कर दिया गया। वही दूसरी ओर भारतीय जनसंघ अभी नन्हे से फूल की तरह उमल रहा था। यह रही अंदर की बात। हमारे अड़ोस पड़ोस में क्या चल रहा था यह भी जान लीजिए। यह कुछ वही दौर था जब बांग्लादेश अभी बना नहीं था और हिंदुस्तान उनकी आजादी और हक के लिए मदद की हर संभव कोशिश में लगा हुआ था। हमारी कहानी शुरू होती है 24 मई 1971, सोमवार का दिन। बैंक खुलने के ठीक 45 मिनट बाद सांसद मार्ग पर बनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में बैंक चीफ वेद प्रकाश मल्होत्रा को फोन आता है। यह प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के प्रधान सचिव परमेश्वर हक्सर की आवाज है। बांग्लादेश में एक शीर्ष गुप्त ऑपरेशन के लिए 60 लाख रुपए की मांग की जाती है। उसके तुरंत बाद फोन पीएन हक्सर से दूसरे व्यक्ति के पास चला जाता है। वह उतनी ही रकम की मांग करती है। यहां आता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि उस दूसरे व्यक्ति की आवाज माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तरह है। भारत और पाकिस्तान में बांग्लादेश को लेकर परिस्थिति गंभीर थी, इसलिए संदेह की बहुत गुंजाइश नहीं थी। अब परिस्थिति गंभीर क्यों थी यह भी जान लीजिए। बांग्लादेश पाकिस्तान से, या यूं कहे उनकी तानाशाही से पीड़ित था और स्वतंत्रता चाहता था। वही फोन पर आवश्यक संकेत समझाए जाते हैं। जैसा कि इंदिरा गांधी की आवाज कहती है, मल्होत्रा को एक व्यक्ति मिलेगा। उस शख्स के बांग्लादेश का बाबू इस कोड शब्द को मल्होत्रा को बार एट लॉ इस कोड शब्द के साथ जवाब देना होगा और फिर पूरी रकम यानी कि 60 लाख रुपए उस शख्स को हस्तांतरित की जाएंगी। ऐसा बैंक चीफ मल्होत्रा से कहा गया। मल्होत्रा ने उत्तर दिया, जैसी आपकी कृपा माता जी। उसके बाद मल्होत्रा ने उपमुख्य कैशियर राम प्रकाश बत्रा को रुपए पैक करने के लिए कहा। एक कैश बॉक्स में 60 लाख रुपए रखे गए। बत्रा और उनके एक कलीग एचआर खन्ना ने आवश्यक औपचारिकताएं निभाई। उपप्रमुख कैशियर रावल सिंह ने संबंधित रजिस्टर पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि इस प्रयोजन के लिए एक भुगतान वाउचर किया जाएगा। बत्रा ने कहा वाउचर पर मल्होत्रा के हस्ताक्षर होंगे। 2 कैश कुलियों ने ट्रंक को बैंक के आधिकारिक कार में लोड किया। उन्होंने कार को बैंक से थोड़ी दूर रोक लिया। एक लंबा मोटा आदमी उनके पास आया और उसने कोड शब्द बोला, बांग्लादेश का बाबू। यह शख्स और कोई नहीं बल्कि रुस्तम सोहराब नगरवाला है। दोनों ने मिलकर सरदार पटेल रोड और पंचशील मार्ग के जंक्शन टैक्सी स्टैंड की ओर प्रस्थान किया। रुस्तम सोहराब नगरवाला ने कैश बॉक्स को बंद कर दिया और मल्होत्रा को सीधे प्रधानमंत्री के घर जाने और वाउचर यानी कि रिटर्न रिसिप्ट प्राप्त करने के लिए कहा। और मल्होत्रा ने नगरवाला और कैश को वही ड्रॉप किया और प्रधानमंत्री जी के आवास की ओर प्रस्थान किया। प्रधानमंत्री घर पर नहीं थे। फिर मल्होत्रा संसद भवन में गए, लेकिन वहां भी वे प्रधानमंत्री से संपर्क नहीं कर सके। उन्होंने तब प्रधानमंत्री जी के निजी सचिव पीएन हक्सर से मुलाकात की। पीएन हक्सर, जिन्होंने कथित तौर पर मल्होत्रा को बताया कि इस तरह के कोई भी आदेश नहीं थे। उन्होंने मल्होत्रा को पुलिस को इस मामले की रिपोर्ट करनी चाहिए, यह सलाह दी। पुलिस में जांच के आदेश जारी हुए और इस टीम का नेतृत्व असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डी.के. कश्यप ने किया। इंस्पेक्टर हरिदेव और इंस्पेक्टर ए.के. घोष के साथ मिलकर नगरवाला को पकड़ने के लिए ऑपरेशन तूफान शुरू किया। पारसी धर्मशाला में अपने कमरे में लौट आए नगरवाला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसे कोर्ट में पेश किया गया।
न्यायिक इतिहास के सबसे तेज मुकदमे में नगरवाला को 4 साल की कठोर कारावास और 1,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। कमरे में दर्ज अपने कबूलनामे में नगरवाला ने कहा कि उन्होंने बांग्लादेश मिशन पर ध्यान आकर्षित करने के लिए इस योजना के बारे में सोचा था। 10 मिनट में पूरा ट्रायल खत्म हो गया। उन्हें केवल अपने यानी कि नगरवाला के कबूलनामे के आधार पर दोषी ठहराया गया था, वह भी बिना किसी गवाह और साक्ष्य के। हैरानी की बात यह है कि कुछ दिनों बाद नगरवाला ने उनकी सजा के खिलाफ एक याचिका दायर की। सत्र न्यायालय ने फिर से मुकदमा चलाने का आदेश दिया। नगरवाला ने दलील दी कि रिट्रायल मजिस्ट्रेट की अदालत में नहीं होना चाहिए जिसने उन्हें दोषी ठहराया था, लेकिन 28 अक्टूबर 1971 को उनकी यह याचिका खारिज कर दी गई। 16 नवंबर 1971 को एक अपील में नगरवाला ने कहा कि उनके मामले को तब तक आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए जब तक कि मल्होत्रा के खिलाफ जांच पूरी नहीं हो जाती। 20 नवंबर 1971 को डीके कश्यप, जिनके नेतृत्व में सभी पूछताछ की गई थी, उनकी एक संदिग्ध दुर्घटना में रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई। नगरवाला ने तत्कालीन संपादक डीएफ कराका को कहा कि वह उन्हें एक इंटरव्यू देना चाहते हैं। कराका बीमार थे, इसलिए उन्होंने अपने एक सहायक को भेजा। नगरवाला ने सहायक से यह कहते हुए बात करने से इनकार कर दिया कि वह केवल संपादक से बात करेंगे। फरवरी 1972 की शुरुआत में नगरवाला को तिहाड़ जेल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसके कुछ दिनों बाद उन्हें 21 फरवरी को जीबी पंत अस्पताल में भर्ती किया जाता है। लंच के तुरंत बाद 2 मार्च को नगरवाला अचानक से गिर जाते हैं। दोपहर ठीक 2:15 को उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई वह उनका 51वां जन्मदिन था। आगे 1977 में ठीक घटना के 6 साल बाद जब इंदिरा जी का दौर चला गया, तब सत्ता में जनता दल के नेता आदरणीय मोरारजी देसाई पंतप्रधान थे। उन्होंने इस घटना की जांच के लिए न्यायाधीश पी जगनमोहन के अंडर एक इन्वेस्टिगेशन शुरू करवाया। तब न्यायाधीश पी जगनमोहन के मुताबिक इंदिरा जी का बैंक में कोई भी अकाउंट नहीं था। इस सारे मामले में कई बुनियादी खामियां हैं, ऐसा उन्होंने अपने एक अहवाल में नमूद किया। वास्तव में तथ्यों की समीक्षा करते समय कई सवाल दिमाग में आते हैं, जिनके बारे में आधिकारिक तौर पर आज तक किसी को भी जवाब नहीं मिले हैं। नगरवाला इस व्यक्ति को चेहरे का लकवा था। ऐसा व्यक्ति एक पुरुष और एक महिला की आवाज बना सकता है? मल्होत्रा ने शपथ ली कि यह श्रीमती गांधी की आवाज थी। वह श्रीमती गांधी की टेलीफोनिक आवाज से कैसे परिचित थे? क्या यह तथ्य है कि मल्होत्रा प्रधानमंत्री के घर पर नियमित तौर पर मिलते थे और प्रधानमंत्री के नेशनल रिलीफ फंड एंड द सिटीजन काउंसिल से जुड़े हुए थे? क्या नेशनल बैंक प्रधानमंत्री की मिल्कियत होती है? क्या कोई भी प्रधानमंत्री को माताजी इस शब्द से संबोधित करेगा? मात्र 10 मिनट में 60 लाख के घोटाले का मामला कैसे सुलझ सकता है? डीके कश्यप की रहस्यमय एक्सीडेंट में मौत हो जाना? सवाल कई है और जवाब अभी बाकी है। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, ये हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। फिर मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में एक ऐसे स्कैम के साथ जिसने फिर एक बार भारतीय राजनीति का तख्ता पलट कर दिया। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू झरोका. You can follow us on Instagram and Facebook for interesting updates.